अस्सलाम वालेकुम मार्का। आज जब हम कंपनियों के बारे में सोचते हैं जैसे पेप्सी, सैमसंग, एप्पल, गूगल, फेसबुक, आज कोई ये अंदाजा कर सकता है कि इन कंपनियों के पास इतनी पावर आ जाए, ये खुद की प्राइवेट आर्मी रखने लग जाएं, अपना खुद का जस्टिस सिस्टम शुरू कर दें और खुद का पैसा भी छापने लग जाएं, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के साथ जंग भी छेड़ दें। कैसे एक कंपनी हम पे मतलब बर्रे सगीर पर 300 साल तक डायरेक्ट मुसल्लत रही। वैसे मुसल्लत तो आज भी है। एक हैरान कुन और दिलचस्प कहानी आपकी खिदमत में हाजिर है। One that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war, and also resolve. हमारी कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी ईस्वी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना जाता है कि ये कंपनी मसालों का कारोबार करती है और इसे शेयर होल्डर्स की जरूरत है। उस वक्त इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे सिर्फ 125, जिन्होंने साथ मिलकर 70,000 पाउंड इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। ये कंपनी मुख्तलिफ जजीरों पर काम करती थी। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहले सफर पर निकलती है और इंडोनेशिया में जाकर 2 फैक्ट्रियां लगाती है। उस जमाने में इंडोनेशिया में पहले से कुछ कंपनियां काम कर रही थीं। उन्हीं दिनों एक और उस वक्त की एक बड़ी कंपनी डच वहीं पर काम कर रही थी। ये डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा कमाती है और ज्यादा काम करती है। उनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं और अपनी खुद की एक फौज भी होती है। वक्त के साथ साथ ये डच कंपनी उस इलाके की एक बड़ी गैर मुल्की ताकत बन जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस होता है कि डच कंपनी ने हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए चलो कोई और जगह ढूंढते हैं। ये वक्त के साथ साथ दुनिया में और जगह ढूंढते हैं और इनकी नजर पड़ती है बर्रे सगीर मतलब हिंदुस्तान पर। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां पहले से काम कर रही होती हैं। साल 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान पहुंचता है और लैंड करते हैं आज के गुजरात, उस वक्त के सूरत शहर में। उस वक्त इंडिया पर मुगलों का राज था और उस वक्त मुगलों की जो आर्मी थी उसकी तादाद थी 40 लाख। ये बहुत ही ताकतवर आर्मी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकान को पता था इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग हमें यहाँ बिजनेस करने दें। जो भी यहाँ के राजा महाराजा हैं उन्हें खुश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस वक्त कैप्टन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो सूरत शहर मतलब गुजरात से एक बड़ा लंबा सफर तय करते हैं और आगरा पहुँचते हैं। ये शहर उस वक्त मुगल सल्तनत का दारुल खिलाफा था। वहां पहुंचकर वो मिलते हैं मुगल बादशाह जहांगीर से। वो बादशाह के सामने दरखास्त करता है कि मेहरबानी करके हमें यहाँ फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत दी जाए। हम भी कारोबार करना चाहते हैं आपके मुल्क में, लेकिन जहांगीर इसकी इजाजत नहीं देते। इसके पीछे वजह ये थी कि उस वक्त वहाँ कंपनियां मौजूद थी और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे मुगलिया सल्तनत के साथ। साल 1611 में ये उस तरफ रुख करते हैं जहाँ मुगलों का इलाका ना हो और ये कोशिश उनकी कामयाब होती है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिल जाती है। उसके अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी मजीद फैक्ट्रियां लगाती है और अपनी पकड़ मजबूत करती है बर्रे सगीर के कुछ इलाकों पे। साल 1612 में ये वापस जाते हैं सूरत शहर की जानिब। वहां जाकर ये बाकी कंपनियों के साथ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग को बैटल ऑफ सवाली कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत जाती है और बाकी जो ट्रेडर्स थे, जो कंपनियां थी, भाग जाते हैं। वो हिंदुस्तान में सिर्फ गोवा में ही अपनी फैक्ट्री बचा पाते हैं, बाकी जगहों से उनका खात्मा हो जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है बर्रे सगीर पर। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दरखास्त करती है अपने इंग्लिश बादशाह किंग जेम्स वन को कि वो इस दफा अपनी तरफ से एक बंदा भेजे मुगल राजा को। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है मुगल राजा मान जाए। इंग्लिश किंग जेम्स वन की तरफ से भेजा जाता है सर थॉमस रो को। ये वो कर दिखाते हैं जो हॉकिंस नहीं कर पाया था। मुगल बादशाह जहांगीर से जब ये मिलते हैं, उनको कई बड़े बड़े शानदार तोहफे देते हैं और जहांगीर इन तोहफों को देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं, एक रॉयल ऑर्डर, कि अब इंग्लिश लोगों को इजाजत दी जाती है कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मजीद हकूक भी दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कुछ कुछ इलाकों में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इजाजत होगी कि वो वहाँ कारोबार करे, बाकी को नहीं।
और उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मखसूस रकम देनी पड़ेगी मुगलिया सल्तनत को। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार कामयाब हो जाती है सूरत शहर में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने में। मजीद कुछ सालों में ये और अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं मद्रास, बम्बई, आगरा, पटना। कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा चलता है और काफी मुनाफा कमाते हैं। कपास, इंडिगो, सिल्क, नमक और बाद में चाय जैसी चीजों का भी कारोबार करने लग जाते हैं। 1670 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियां थीं वो ज्यादातर वेस्ट और ईस्ट इंडिया में थीं। अब ये चाहते थे कि मुगलिया सल्तनत के हर शहर में हम अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, खासकर बंगाल में। बंगाल उस वक्त आज के बांग्लादेश से काफी बड़ा था और एक अमीर मुल्क माना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे बड़े थे। कंपनी अब सियासी पावर चाहती थी ताकि हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाए, बाकी जो कंपनियां थी उन्हें भगा सकें, आसानी से हटाया जा सके। ये जाकर अपने इंग्लिश किंग से दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी पावर बढ़ा दो, हम और मुनाफा कमा पाएं। साल 1670 के करीब जो इंग्लिश किंग थे वो थे किंग चार्ल्स II। वो हकूक दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को जिनमें वो खुद मुआहदे कर सकती है, वो सियासी पावर भी अपने हाथ में रख सकती है, पैसे की मेंटेन भी कर सकती है, वो अपनी तरफ से गुंडों और आम लोगों को सजा भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बना सकते हैं और जंग भी छेड़ सकते हैं। साल 1682 में ये कंपनी दबाव डालती है उस वक्त के बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को। कंपनी चाहती है कि गवर्नर एक शाही फरमान जारी करे कि ट्रेडिंग आसान हो और उस पे टैक्स भी खत्म कर दिया जाए। मुगलिया सल्तनत के उस वक्त नए बादशाह बने थे औरंगजेब। जब वो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की इस दरखास्त को सुनते हैं, उन्हें लगता है कि ये कितने लालची हैं, इतनी फैक्ट्रियां लगाने और इतना पैसा कमाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसिया चाइल्ड। वो औरंगजेब के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते और अनापरस्ती में आकर जंग छेड़ देते हैं औरंगजेब के खिलाफ। ये होता है साल 1686। बड़ी ही बेवकूफ़ी वाला काम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उस वक्त आर्मी होती है वो मुगलों की आर्मी के मुकाबले में कुछ नहीं होती और ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग हार जाती है। एक तारीखी पेंटिंग भी है उस वक्त की जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, औरंगजेब माफ कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उन पर एक जुर्माना लगाते हैं 1.5 लाख रुपए का। उस वक्त 1.5 लाख रुपए का मतलब था आज के पाकिस्तानी 70 करोड़ रुपए। इस जुर्माने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा दी जाती हैं और उनकी जो फैक्ट्रियां जब्त की गई थी वो वापस कर दी जाती हैं। उसके बाद एक अरसा तक ये कंपनी चुपचाप काम करती रहती है, लेकिन अंदर अंदर से ही वो मौके के इंतजार में होते हैं, एक ऐसा मौका मिले कि बंगाल पे अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ये मौका उन्हें मिलता है साल 1707 में, जब औरंगजेब की वफात हो जाती है और औरंगजेब की वफात के बाद मुगल एम्पायर बड़ा कमजोर पड़ जाता है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में कि कौन बादशाह बनेगा। उन्हीं दिनों में मराठास, राजपूत, जाट्स, रोहिलास ये सब एक अलग अलग ताकत बनकर उभरते हैं अपने अपने इलाकों में। मराठा एम्पायर की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी होती है और औरंगजेब के वक्त में भी मराठा मुगलों के लिए खतरा बने रहते थे, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मराठास ने आसानी से मुगलों की फौज को हराया और अपने इलाके को वसी कर लिया। इसी दौरान मुगलों के लिए एक नया खतरा पैदा होता है फारस से। 1739 में नादिर शाह इंडिया पर हमला करता है और बहुत सा खजाना लूट कर वापस चला जाता है। फिर कुछ साल बाद 1748 में अहमद शाह दुरानी हमला करता है मुगलिया सल्तनत के इलाकों पर। यहाँ पर मुगल, मराठास और सिख फौजें आपस में मिलकर अहमद शाह दुरानी की फौज से लड़ते हैं और नादिर शाह को हरा देते हैं। इतनी सारी जंगों के बाद मुगलिया सल्तनत मजीद कमजोर हो जाती है। नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत के जो गवर्नर अपना सालाना टैक्स जमा कराते थे मुगल बादशाहों को, वो टैक्स भेजना भी बंद कर देते हैं, जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत मजीद मुआशी कमजोरी का शिकार हो जाती है। इन सब के दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप पर तवज्जो दे रही होती है, नई नई चीजों में इन्वेस्ट कर रही होती है, नई टेक्नोलॉजी, नई फैक्ट्रियां बना रही होती है और मजीद बरतानिया से नए नए लोग मंगवा रही थी कि आओ ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट आर्मी बन जाओ। बहुत से लोकल इंडियन को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पैसे के लिए लोकल इंडियन भी काम कर लेते थे और आर्मी का हिस्सा बन जाते थे। वक्त के साथ साथ मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह आ रहे थे, जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर प्रेशर बनाकर रख रही थी कि हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बंगाल में हमें फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत मिल जाए।
साल 1717 में उनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है और बंगाली महाराजा फर्रुखसियार एक शाही फरमान जारी करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में फैक्ट्रियां लगा सकती है। यही नहीं, उन्हें टैक्स भी माफ किया जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी। साथ में कंपनी एक दस्तक भी जारी कर सकती थी। ये एक तरह से कारोबारी कानून था जिससे वो जितना चाहते रेट तय करते या फिर उस पैसे का जैसे चाहे इस्तेमाल करते। इस कानून के इस्तेमाल से ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को बहुत ताकतवर बना लेती है और इस तरह मुल्क मजीद खसारे में चला जाता है। उस वक्त इंडिया में एक मुआशी बहरान पैदा हो गया था। कुछ महीनों बाद साल 1717 में ही जो गवर्नर थे बंगाल के मुर्शिद कुली खान, उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए मुगलिया सल्तनत और भाड़ में जाए ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अब बंगाल मेरे कब्जे में और मैं अब पूरे बंगाल का खुद नवाब। मुर्शिद कुली खान को समझ आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या खेल खेल रही है। उन्होंने कंपनी को कहा, देखो भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें अपना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा, ये सही नहीं है, ये बंगाली नवाब खुद को समझता क्या है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें, इंडिया में कई सारी चीजें साथ साथ हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो और यूरोपियन मुखालिफ थे, जो हरीफ थे, जैसा कि डच और डैनिश, वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे थे कि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है, चलो इस पर कब्जा करते हैं। इसी दौरान फ्रेंच यहाँ नए खिलाड़ी बनकर उभरते हैं। ये सारी कंपनियां मुसलसल यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह हमारा कब्जा हो जाए। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाह रही थी। 17वीं सदी के दरमियान में ये दो बड़ी गैर मुल्की ताकतें बन चुकी थी इंडिया में, ब्रिटिश और फ्रेंच। फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। 1740 और 1748 के दरमियान इन्होंने जंग लड़ी थी जिसे वार ऑफ ऑस्ट्रियन कहा जाता है। उसके कुछ ही टाइम बाद साल 1756 में 7 साल की एक लंबी जंग लड़ी गई थी। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान दुश्मनी इतनी थी कि उन्होंने न सिर्फ यूरोप में जंग लड़ी और न अमेरिका में, बल्कि इंडिया में भी जंग लड़ी। 1746 से 1763 तक कर्नाटक जंग लड़ी गई इंडिया में। इस जंग में इंग्लैंड की जीत होती है और फ्रेंच अपनी ताकत खो बैठते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उन पर क्या असर पड़ा जब ब्रिटिश और फ्रेंच लोग इंडिया में एक दूसरे से लड़ रहे थे। लोकल इंडियन राजा महाराजा भी आपस में लड़ रहे थे कुर्सी के लिए। उन्होंने देखा कि इन यूरोपियन लोगों के पास आर्मी भी अच्छी है, ट्रेंड है, डिसिप्लिन है, हथियार हैं, क्यों ना हम इनके साथ मुआहदा करें और अपने दुश्मनों को हराएं। लेकिन उन इंडियन राजा महाराजाओं ने ये नहीं सोचा कि उनकी मदद लेने का मतलब है हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये हमारी सियासत में दखल अंदाजी शुरू कर देंगे और हमारी ही पावर इससे कम हो जाएगी। ऊपर से यूरोपियन ताकतें भी यही कर सकती थी। किसी इंडियन राजा के अपोजिशन को थोड़ी रिश्वत दें, अपनी आर्मी दें उनको और अपना पपेट रूलर बना लिया। चले मजबूत मिसाल से समझते हैं। अपनी बंगाली नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी पर वापस आते हैं। साल 1756 में बंगाल के नए राजा बनते हैं सिराजुद्दौला। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका, ब्रिटिश मुर्शिद कुली खान के टाइम से सियासी पावर अपने हाथ में रखना चाहती थी। सिराजुद्दौला ने सोचा, बस बहुत हुआ भाई, मैं और नहीं सह सकता। सिराजुद्दौला अपनी आर्मी को लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं और ब्रिटिश कंपनी के फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा मरकज था। वहाँ पर मौजूद ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर ज्यादातर मारे गए और बाकी जेल में बंद कर दिए गए। इस जंग को अंग्रेज नाम देते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता। ब्रिटिश को ये देखकर गुस्सा आया और उन्होंने ठान ली कि हर सूरत में सिराजुद्दौला को बादशाह से हटाकर दम लेंगे। साथ में सिराजुद्दौला से कुछ लोग खुश नहीं थे। उनकी अपोजिशन में एक थे जगत सेठ। ये उस वक्त के सबसे अमीर आदमी थे बंगाल में। सिराजुद्दौला की आर्मी के जो कमांडर थे वो थे मीर जाफर। उनके खुद के सपने थे नवाब बनने के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर और जगत सेठ को साथ मिलाया और मंसूबा बनाया सिराजुद्दौला को बादशाह से हटाने का। अब सिराजुद्दौला भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं थे, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा, जब ये लोग मेरे दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो सीधा गए ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन के पास, उनसे कहा कि आओ साथ में लड़ाई लड़ते हैं। ये जंग होती है जून 1757 में, जिसे जंग पलासी भी कहा जाता है। ये जंग ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। साथ में वो मीर जाफर को बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते हैं और नया मोहरा तैयार हो जाता है। जंग पलासी एक टर्निंग पॉइंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इसके बाद पॉलिटिकल पावर हाथ में होती है उसकी
कुछ सालों बाद मीर जाफर से भी ताल्लुकात खराब हो जाते हैं ब्रिटिश के। असल में मीर जाफर डच कंपनी से जाकर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाला जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही इसकी भनक लगती है, उन्होंने फौरन मीर जाफर को कुर्सी से हटाया और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को कुर्सी पे बिठा दिया। कंपनी को उम्मीद थी कि ये नवाब हमारे इशारों पे नाचेगा। मीर कासिम नए नवाब बने बंगाल के 1761 में। ये भी कुछ टिक नहीं पाए ब्रिटिश के साथ। साल 1763 में ये भी अपनी आर्मी को ले गए और ब्रिटिश के साथ जंग छेड़ दी। उस वक्त ब्रिटिश कंपनी बहुत ताकतवर हो चुकी थी। उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया और दोबारा मीर जाफर को बुलाया और कहा, देखो भाई, हम तुम्हें दूसरी बार मौका दे रहे हैं, इस बार अच्छे से पपेट बनना। उधर कासिम बंगाल से बाहर गए। उन्हें समझ लग गई थी कि अब ये जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। वो शुजाउद्दौला के पास गए और उस वक्त के जो मुगल बादशाह शाह आलम II के पास भी गए। इन तीनों लोगों ने मंसूबा बनाया कि अब ब्रिटिश को बाहर निकाल फेंकते हैं। ब्रिटिश और उनके दरमियान जंग लड़ी गई साल 1764 में, जिसे जंग बक्सर भी कहा जाता है, और ये लड़ाई ब्रिटिश ने जीत ली। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सियासत में मुदाखलत बंद कर देती है। उन्होंने सोचा जितने भी नवाबों को पपेट बनाते हैं ये उतने ही बिगड़ जाते हैं, अब से हम खुद ही बादशाह हैं बंगाल के। नाजरीन, साल 1765 में बंगाल के नए गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। साथ में उन्होंने मुगल शहनशाह से एक शाही फरमान भी जारी करवाया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स हैं। बंगाल से आने वाला जितना भी टैक्स से पैसा आ रहा था, अब वो सीधा जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ऑफिशियली बंगाल की नई हुकूमत थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी के पास बहुत से पैसे थे और वसाइल भी थे। अब वो नई प्रोडक्ट भी खरीद सकते थे, नई आर्मी भी बना सकते थे। देखते ही देखते बंगाल का पूरा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया। अब इंडिया के बाकी इलाकों पर उन्होंने कैसे कब्जा जमाया, कुछ बड़ी ही दिलचस्प टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया। पहली टेक्निक, जो इलाके कंपनी के पास नहीं थे वहाँ पर उन्होंने रेजिडेंट्स को भेजा। रेजिडेंट्स को एक तरह का सफीर समझ लें। ये लोग लोकल राजा महाराजाओं के पास जाते और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते। जो राजा इनके साथ फ्रेंडली हो जाता, उनको ये मशवरे देते कि सियासत कैसे करनी है। दूसरी टेक्निक, जो बाकी स्टेट के राजा महाराजा थे, ये उनको डराते धमकाते और कहते कि वो एक मुआहदा करें हमसे। ये एक दिलचस्प मुआहदा था, जिसके तहत लोकल राजा खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, खुद की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते थे। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की आर्मी बनाएगी और उस आर्मी को तैयार करने के लिए ये लोकल राजा उन्हें पैसे भी देंगे। ये बड़ी ही चालाक चाल थी। जब लोकल राजा की अपनी आर्मी ही नहीं होगी तो ये लड़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ऊपर से मजीद पैसे भी मिल रहे थे उनको। अगर वो लोकल राजा पैसे नहीं दे पाते कंपनी को, चाहे वजह कुछ भी हो, तो उनकी बादशाहत का कुछ एरिया कंपनी के पास चला जाएगा। और ऐसा बहुत बार हुआ भी। थोड़ा थोड़ा करके कंपनी अपने इलाके को वसी करती चली गई। अब तीसरी टेक्निक बड़ी सादा सी थी। जो स्टेट पिछली दो टेक्निक पर अमल न करते तो कंपनी अपनी आर्मी का इस्तेमाल करती और जंग छेड़ देती। इन्हीं टेक्निक की मदद से साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सगीर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और हिंदुस्तान की 78% आबादी अंग्रेजी कानून के तहत रह रहे होते हैं। नाजरीन, 18वीं सदी ईस्वी में दो बड़ी ताकतें बची थीं इंडिया में, मराठा एम्पायर और मैसूर किंगडम। उन पर ब्रिटिश ने कैसे कब्जा जमाया, इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। साल 1857 में जंग होती है, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पर अपनी हुकूमत बना लेती है। सारी दौलत, सारी आर्मी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म होता है और ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। और 1874 में इस कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। नाजरीन, 1857 के बाद मुगलिया सल्तनत का भी खात्मा हो जाता है, जब मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजा जाता है और बाकी सबको मार दिया जाता है। ये थी दिलचस्प कहानी दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।